आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का आत्मविश्वास की बुलंदी। ये एक जीवन परिचय है। व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, जिनका सपना तक देखने का साधन व्यक्ति को साहस भी नहीं होता। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में नौसेना के कार्यकलापों में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, भ्रष्टाचार के आरोप, वो भी किसी सुदृढ़ आधार पर नहीं, राजनीतिक स्वार्थ से प्रेम। उत्तर देने के लिए मात्र निर्धारित समय मात्र 10 घंटे। 18 जुलाई 1921 का दिन। 10 घंटे में 6000 पेजों को पढ़ना, उनमें लगाए गए आरोपों का उत्तर तैयार करके कमेटी के सामने प्रस्तुत करना, ये तो उसी प्रकार हुआ जिससे किसी से कहा जाए कि लंबे चौड़े सरोवर को चम्मच से खाली करो। परंतु वह हिम्मत हारने वाला नहीं था। कमर कसकर तैयार हो गया। अपने साथियों को साथ लेकर उसने उत्तर तैयार करने शुरू कर दिए। ये जानते हुए भी कि ये कार्य जो है असंभव है। ओके, उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन था वह? फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। जी हाँ, यही था वो कर्मठ व्यक्ति। रूजवेल्ट का जन्म व्हाइट पार्क, न्यूयॉर्क में सन 1882 में हुआ था। पिता जेम्स रूजवेल्ट ने उन्हें पहले घर पर और उसके बाद अच्छे स्कूलों में तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं में बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दिलाई। उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा व्यक्तित्व चरित्र निर्माण की ओर था। यात्राओं के माध्यम से फ्रैंकलिन को संसार से परिचित होने का अवसर मिला। पिता के संपर्क से उन्हें जमीन की देखभाल करने का अनुभव प्राप्त हुआ। जेम्स ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि फ्रैंकलिन स्वावलंबी बने। जब फ्रैंकलिन ने अपनी सवारी के लिए घोड़ा खरीदने की जिद की तो उन्हें इसी शर्त पर अनुमति दी गई थी कि उस घोड़े की देखभाल वो खुद करेगा। इस प्रकार बाद में जब उन्होंने एक यंत्र चालित नौका हाफ मून खरीदी तो उसका भी अधिकतर काम उन्हें खुद ही करना पड़ता था। बचपन से ही स्वावलंबन की भावना उनमें कूट कूट कर भर दी गई थी। अब हुआ क्या, दुर्भाग्यवश बचपन में ही वे पोलियो का शिकार होकर दोनों पैर अपने गंवा बैठे। अब वह अपना कार्य बैसाखियों और पहिएदार कुर्सी के माध्यम से करते थे। उनकी माँ उन्हें अधिक संघर्षपूर्ण जीवन से दूर रखना चाहती थी क्योंकि वो पाइस थे, किंतु वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था उनके अंदर। तो आत्मविश्वास के बल पर वे न केवल अमेरिका के सफलतम राष्ट्रपति बने, वरन उन्होंने कानून बनाकर देशवासियों की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्थात सरकार पर ली। इसमें असहायों में निर्धनों की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा भी शामिल थी। पहले तो लोग उनकी इस दलील से चकरा गए। सीनेट निरंतर इसका विरोध करती रही, लेकिन रूजवेल्ट ने अपने मत के पक्ष में इतना बड़ा और सफल अभियान छेड़ा कि देश की जनता ने एक मत होकर इसका समर्थन किया और जनमत के दबाव के कारण सीनेट को बहुत से नियम स्वीकार करने पड़े। इसमें हर व्यक्ति को समान दर्जा देने की और एक बड़ा व सफल कदम उठाया गया। रूजवेल्ट का कहना था कि यही आर्थिक जनतंत्र है और राजनीतिक जनतंत्र सही अर्थों में इसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति काम करने के अयोग्य हो जाए, बीमारी के कारण, वृद्धावस्था के कारण, अपंग हो जाने के कारण अथवा बेरोजगारी के कारण, तब विधवाओं और अनाथों की मदद सरकार करेगी और ये सब मदद उन पर दया के कारण नहीं होगी। ये मदद प्राप्त करना उनका अधिकार है। इसी कारण उन्हें यह मदद मिलेगी। जब विरोधियों ने उनसे पूछा कि इसके लिए धन कहां से आएगा, तो उनका सीधा उत्तर था, हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं, हमने उद्योगों में इतनी प्रगति की है, विश्व का सबसे धनी देश होने के बावजूद हमारे 1/3 नागरिक भूखे नंगे रहे, उनके पास रहने के लिए मकान न हो, तो उसका साफ मतलब है कि हमारे यहाँ धन का बंटवारा ठीक नहीं है, हमें उसे ठीक करना होगा।
निसंदेह ये कहा जा सकता है कि रूजवेल्ट ने अमेरिका को आर्थिक मंदी के भयंकर गर्त से निकालकर उसे संसार का सबसे अमीर देश तो बनाया ही, साथ ही धन का वितरण इस प्रकार किया कि कोई भी रात को भूखा न सोए। अगर इस कार्य के अतिरिक्त वे और कोई भी कार्य न करते तो भी उनका नाम अमेरिकी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, परंतु उन्हें तो अभी इससे भी बड़ा काम करना था। जिस साल रूजवेल्ट प्रथम बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, उसी साल जर्मनी में हिटलर चांसलर बना। हिटलर तानाशाही में विश्वास रखने वाली शक्तियों का प्रतीक था। दरिद्र और पीड़ित लोगों ने स्वयं ही तानाशाहों को राज्याध्यक्षों के पद पर बिठा दिया था, क्योंकि लोग तानाशाही सहन कर रहे हैं तभी तो वो तानाशाही चला रहा है अपनी, नहीं सहन करोगे तो क्यों चलाएगा। उन्होंने तानाशाहों से स्वतंत्रता के बदले में सुरक्षा की मांगे की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद थके वे पीड़ित लोग इतने से ही संतुष्ट थे और इस बात का सहारा लेकर तानाशाह कह रहे थे कि प्रजातंत्र असफल रहा है। समतंत्र सिद्धांतिक धोखा है। सत्ता उन्हीं को सौंपी जानी चाहिए जो उसका प्रयोग कर सके। तानाशाह अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्यों का विस्तार करना चाहते थे और अंत में पूरे विश्व पर साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। इन शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष छोड़कर रूजवेल्ट ने वास्तव में प्रजातंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने का बीड़ा उठाया। रूजवेल्ट का कहना था कि यूरोप और एशिया में प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले देश मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, सभी देशों को उनकी मदद करनी चाहिए। अब शुरू में तो अमेरिका निवासियों ने रूजवेल्ट की बात पर ध्यान नहीं दिया, परंतु लड़ाई की जो तीव्रता बढ़ी और उसके अमेरिकी तट पर पर्ल हार्बर में पहुंचने पर उन्हें रूजवेल्ट की बात में छिपा हुआ सत्य जो है दिखाई देने लगा। उन्होंने पूर्ण रूप से युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय स्वीकार कर लिया। रूजवेल्ट ने अपनी दूरदर्शिता के कारण पहले ये भाप लिया था कि एक दिन अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा और जरूर, और इसलिए उन्होंने युद्ध की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। एटम बम बनाने की दिशा में 1940 ईस्वी में ही कदम उठाया जा चुका था। रूजवेल्ट ने जो सबसे बड़ा काम इसके साथ साथ किया था वह था संयुक्त राष्ट्र संघ के सपनों को साकार रूप देने का संकल्प। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना नहीं हो सकी थी। अमेरिकी सीनेट ने ही उसे मान्यता नहीं दी थी, तो रूजवेल्ट ने शुरू से ही ऐसे कदम उठाए जिसके बाद कोई अन्य देश या सीनेट संयुक्त राष्ट्र संघ को नकार नहीं सके। उन्होंने पहले कांग्रेस को जो संदेश दिया उसमें प्रसिद्ध 4 स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, ठीक है, अपने प्रकार से भगवान को पूजने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया कि हम दुनिया को ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर हमला न कर सके। इसी आधार पर सीनेट ने युद्ध में शामिल होने की अनुमति दी और इसी प्रकार उन्होंने इस सिद्धांत को पहले ही मान्य करवा लिया। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से पूर्व उन्होंने मित्र राष्ट्रों से ऐसे समझौते किए जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव डाल दी। अगर किसी एक व्यक्ति को इस संघ की स्थापना का श्रेय दिया जा सकता है तो वह फ्रैंकलिन ही है। 1932, 1936, 1940 व 1944 में राष्ट्रपति चुने जाने वाले अकेले फ्रैंकलिन अपने अंतिम दिन तक कार्य में व्यस्त रहे। जब विजयश्री बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही थी तथा मित्र राष्ट्रों ने तानाशाही ताकतों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी, तभी फ्रैंकलिन का देहांत हो गया। 12 अप्रैल 1945 को 63 वर्ष 2 माह की उम्र में इस महान मानवतावादी का देहांत हो गया। उसने स्वयं अपंग होने के बावजूद मानवता को अपंग होने से बचा लिया। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।